हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लास। मेरे दोस्तों, आज का वीडियो जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स हैं या जेकेएसबी के एस्पिरेंट्स हैं, जेकेपीएससी के एस्पिरेंट्स। इसमें से आप देख सकते हो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। ठीक है, इसमें सारे आर्टिकल्स लिखे गए हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो आपको एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। पर्टिकुलरली मैं बॉर्डर बटालियन वालों को ये कहना चाहूंगा। ठीक है, एसएसबी के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एसएसबी में तो भी यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम हर एक आर्टिकल पढ़ेंगे, लेकिन रफली पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा उसको हम हाईलाइट करेंगे। तो चलिए, ये पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पहले कुछ अमेंडमेंट बता दूंगा। ठीक है, जैसे 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट हुआ। मेरे दोस्तों, क्या सबसे पहली चीज क्या आपको ये पता है फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कब हुई थी? फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में। थ्रू दिस फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब 1951 में अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ, तो उस टाइम पे 9th शेड्यूल ऐड किया गया था। कुल मिला के पहले कितने शेड्यूल्स थे? 8 ही शेड्यूल्स थे। फिर जब फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1951 में कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 9th शेड्यूल उसमें ऐड किया गया। अच्छा, अब मुझे आपको बताना है असल में आज 73rd अमेंडमेंट के बारे में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। ठीक है, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। मेरे दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा, ये जो दोनों अमेंडमेंट एक्ट हुए ना, ये दोनों के दोनों 1992 में ही हुए। कब? 1992 में ही ये दोनों के दोनों अमेंडमेंट हुए कॉन्स्टिट्यूशन के। लेकिन क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया? जो पार्ट 9 है ना, पार्ट 9 कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ठीक है, पार्ट 9 जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। कब ऐड किया गया? 1992 में। किससे ऐड किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। और याद रख लीजिएगा, जो 11th शेड्यूल है ना, 11th शेड्यूल, जो 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत उसमें ऐड किया गया था। ठीक है, और इस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कहा गया था? इससे ये कहा गया था, इससे जो थर्ड टायर गवर्नमेंट है ना, थर्ड टायर गवर्नमेंट जो है वो वजूद में आई। यानी कि हम कहेंगे जो हमारे लोकल पंचायत से ना, ठीक है, जो पंचायत से पंचायत को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस मिला, यानी कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस मिला। दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड। ठीक है, दे वर कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, दे वर गिवन द रिकॉग्निशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो थर्ड टायर गवर्नमेंट यानी कि पंचायत सिस्टम जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत? शाबाश, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कब? 1992 में। ठीक है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं ना, पंचायत को हम क्या बोलते हैं? पंचायत को हम रूरल लोकल बॉडीज भी कहते हैं, रूरल लोकल गवर्नमेंट भी कहते हैं, रूरल लोकल बॉडीज। ठीक है, तो किसको कहते हैं? पंचायत को। यानी कि हम कहेंगे रूरल लोकल गवर्नमेंट या रूरल लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1992 में। और इसी 1992 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था? जो पार्ट 9 है ना, उसको ऐड किया गया और 11th शेड्यूल को भी ऐड किया गया था। ठीक है, पार्ट 9 याद रखना। ठीक है, पार्ट 9 ऐड किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड कॉन्स्टिट्यूशन में, और 11th शेड्यूल भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ही ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, 74th अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? इस अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ? जो म्यूनिसिपलिटीज है, ठीक है, जो म्यूनिसिपलिटीज है, म्यूनिसिपल बॉडीज, ठीक है, म्यूनिसिपलिटीज जो है जिनको हम बोलते हैं अर्बन लोकल बॉडीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? अर्बन लोकल बॉडीज, उनको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया। ठीक है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेटस मिला। ठीक है, कब? ये कब हुआ? शाबाश, ये भी 1992 में ही हुआ। कब? 1992 में ही, लेकिन बाय 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और याद रख लीजिएगा, इसी 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या हुआ था मेरे दोस्तों? इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, इसी के द्वारा ऐड किया गया था और एक पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको हम बोलते हैं पार्ट 9A, और एक नया शेड्यूल भी ऐड किया गया था जिसको हम बोलते हैं 12th शेड्यूल। ठीक है, 11th शेड्यूल 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, पार्ट 9 भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, लेकिन पार्ट 9A 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया, और 12th शेड्यूल 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत ऐड किया गया। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपसे पूछा गया ना पार्ट फर्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो आप याद रख लीजिएगा, इट डील्स विद यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज।
यूनियन एंड इट इज टेरिटरीज। और याद रख लीजिएगा पार्ट फर्स्ट में आते हैं आर्टिकल 1 to 4, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं इनसर्कल करूंगा, जहां जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा उसका मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आप समझ लेना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट सेकंड जो हमारा है ना, पार्ट सेकंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट डील्स विद द सिटीजनशिप, ठीक है। एंड इसमें आर्टिकल आता है 5 to 11, ठीक है। यानी कि पार्ट सेकंड जो है इसमें आर्टिकल 5 to 11 जो है वो मेंशनड है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, फंडामेंटल राइट्स जो है वो किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, थर्ड पार्ट में है। और फंडामेंटल राइट्स जो है कौन से आर्टिकल इसके साथ डील करते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 35 तक जितने भी आर्टिकल्स हैं वो किसके साथ डील करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के साथ डील करते हैं। और ये पार्ट थर्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं, ठीक है। पार्ट 4 जो है, पार्ट 4 हमारा ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किसके साथ, यानी कि डीपीएसपी जो मैं आपको बता रहा था, ठीक है। दैट डील्स विद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसमें आर्टिकल 36 to 51 आता है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा आर्टिकल 36 to 51 डील्स विद, तो आप याद रख लीजिएगा इट डील्स विद डीपीएसपी, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं मेरे दोस्तों वो किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, याद रख लीजिएगा वो पार्ट 4A, ठीक है। पार्ट 4A भी याद रखना, ठीक है। पार्ट 4A जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो पार्ट 4A में मेंशनड है। लेकिन कौन से आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करते हैं, याद रख लीजिएगा आर्टिकल 51A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज, और आर्टिकल 51A जो है ये पार्ट 4A में मेंशनड है, ठीक है। अच्छा, जो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो याद रख लीजिएगा यूनियन गवर्नमेंट जो है पार्ट 5 में है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट जो है पार्ट 6 में है, ऐसे याद रखना, ठीक है। यूनियन टेरिटरी जो है ये पार्ट 8 में आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज क्योंकि हमारी जम्मू एंड कश्मीर भी एक यूनियन टेरिटरी है, आपसे पूछा जा सकता है। तो पार्ट 8 जो है दैट डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। पंचायत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो पंचायत जो है पार्ट 9 में मेंशनड है, और आर्टिकल 243 to 243O याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल 243 to 243O जो है दैट डील्स विद पंचायत, और पंचायत जो है ये पार्ट 9 में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अच्छा, जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, म्यूनिसिपैलिटीज किस पार्ट में है, पार्ट 9A में है। और विच आर्टिकल्स डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज, 243P to 243ZG, ये इंपॉर्टेंट है। इसका आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पार्ट इंपॉर्टेंट है। पंचायत इन दोनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, शाबाश, हाँ इसको छोड़ दीजिए आप, बाकी जो है ना इसको आप खुद ही पढ़ना, ठीक है। इसको आप खुद ही नोट करना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रफली पढ़ना, ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिए सर्विसेज अंडर द यूनियन, सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेटस, ये किस में लिखा गया है, पार्ट, शाबाश, पार्ट 14 में लिखा गया है। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, इलेक्शन जो है ना ये किस पार्ट में मेंशनड है, शाबाश, इलेक्शंस पार्ट, शाबाश, पार्ट 15 में मेंशनड है। 324 to 329A जो है आर्टिकल्स दे डील विद इलेक्शंस, ठीक है। और क्या है, शाबाश, इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, शाबाश, पार्ट 18 में, ठीक है। पार्ट 18 में डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस। एंड आर्टिकल 352 to 360, ये इंपॉर्टेंट है आर्टिकल भी इसके साथ, ठीक है। आर्टिकल 352 to 360 डील्स विद इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है ना। अच्छा, अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस में लिखा गया है, पार्ट 20 जो है दैट डील्स विद अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसमें लिखा गया है कि आप कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो। एंड आर्टिकल 368 याद रखना, आर्टिकल 368 डील्स विद द अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये 368 किस आर्टिकल किस में आता है, पार्ट 20 में आता है, ठीक है। और क्या है, शाबाश, ये इतना था, ठीक है। ये पार्ट्स थे यहां तक। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। पार्ट्स मैंने आपको ऊपर ही बताया, अब हम यहाँ पे पार्ट्स नहीं पढ़ेंगे, तो देख लीजिए। पार्ट फर्स्ट जो है दैट डील्स विद यूनियन एंड टेरिटरी, मैंने आपको ऊपर ही बोला। आर्टिकल 1 ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 1 डील्स विद नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, ठीक है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, दैट्स नेम एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, आर्टिकल 1 डील्स विद नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल 2 डील्स विद एडमिशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 3 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन तीनों में से, ठीक है। इट डील्स विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स का फॉर्मेशन कैसे करें, अल्टरेशन ऑफ एरियाज, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है, या नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स को चेंज करें, तो ये किस में लिखा गया है, आर्टिकल 3 डील्स विद दिस, ठीक है। अच्छा, याद रख लीजिएगा मेरे दोस्तों, सिटीजनशिप जो है ना, सिटीजनशिप
आर्टिकल 5 to 11 डील्स विद सिटीजनशिप, ठीक है। और आपको पता है आर्टिकल 12 to 35 डील्स विद फंडामेंटल राइट्स, ऊपर मैंने आपको बोला। अब हम एक एक करके देखेंगे। अगर हम बात करेंगे ना आर्टिकल 13 की, ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 14 से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। आर्टिकल 14 सेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि तमाम जितने भी सिटीजन्स इंडिया के हैं वो कानून के नजर में बराबर हैं, ठीक है। आर्टिकल 15 द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। यानी कि हम कहेंगे नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 डील्स विद नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, ठीक है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड्स, यानी कि ना ही कास्ट, सेक्स, क्रीड, रेस ना ही देखा जाए, कुछ भी नहीं देखा जाएगा, ठीक है, यानी कि सभी के सभी बराबर हैं। आर्टिकल 15 डील्स विद शाबाश नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 क्या कहता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सभी सिटीजन्स को बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहां पे? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में, ठीक है। आर्टिकल 17 डील्स विद एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है, बोलते थे ना कि वो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, वो अनटचेबल्स हैं, इनके साथ टच नहीं करना, ठीक है, इनको आप सिर्फ सफाई करवाना, ठीक है, ये मतलब हमारे साथ नहीं खा सकते, ये हमारे टेम्पल्स में नहीं घुस सकते, तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हुआ थ्रू आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आपने सुना होगा पहले लोग क्या करते थे? टेरिटरी गेन करते थे, फिर बोलते थे हम महाराजा हैं, हम महाराजा अधिराजा है, ठीक है, हम और कुछ है, ठीक है, और अपने आप को राजा कहते थे, ठीक है। वो जो सारे टाइटल्स हैं ना वो एबॉलिश किए गए अंडर आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एटसेट्रा, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह जो है ये किस में लिखा गया है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, विच आर्टिकल डील्स विद प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, तो वो है आर्टिकल 20। आर्टिकल 21 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये फंडामेंटल राइट्स आपको सभी पता होना चाहिए, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21A डील्स विद राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। आर्टिकल 23 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। आर्टिकल 24 डील्स विद प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज को आप बिल्कुल भी क्या कर सकते हो? फैक्ट्रीज वगैरह में उनको आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है। आर्टिकल 25 डील्स विद फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, जो भी मजहब आप पालना चाहोगे आप पाल सकते हो आर्टिकल 25 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 26 एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव द राइट टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। आर्टिकल 29 एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन शैल हैव राइट टू कंजर्व इट्स डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल 30 राइट टू माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आर्टिकल 31C ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 32 जो है रेमिडीज फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग रिट्स, ठीक है, इसी को कहा गया था ना हार्ट एंड सवल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में से इंपॉर्टेंट क्या है देख लीजिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स आर्टिकल 44 इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट है, ऊपर मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इसमें आप याद रख लीजिएगा इसमें और क्या है, एक सेकेंड, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव आर्टिकल 50 डील्स विद दिस, ठीक है। इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज 51A ये हमने देखा। अच्छा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर आर्टिकल 52, और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस जो है ना मेरे दोस्तों, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस किस आर्टिकल में मेंशनड है? आर्टिकल 54 में, यानी कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे करेंगे वो आर्टिकल 54 में मेंशनड है, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एनसर्कल कर रहा हूं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट यानी कि प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में लिखा गया है, ठीक है। आर्टिकल 63 डील्स विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हाँ शाबाश, कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, हाँ आर्टिकल 80 एंड आर्टिकल 81 जो है ना ये याद रखना, दीज डील्स विद कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 80 डील्स विद कंपोजिशन ऑफ राज्यसभा, आर्टिकल 81 डील्स विद कंपोजिशन ऑफ लोकसभा, ठीक है। ढूंढ रहा हूं इंपॉर्टेंट, एक सेकेंड। अच्छा आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124 डील्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रक्शन, आर्टिकल 124। हाँ आर्टिकल 141 जो है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट
टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, यानी कि जो लॉ सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर करेगा ना, जो लॉ सुप्रीम कोर्ट पास करेगा ना, वो सभी कोर्ट्स को फॉलो करना है। ये आर्टिकल 141 के अंडर लिखा गया है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 148 डील्स विद कैच, दैट इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और क्या है, आर्टिकल 154 डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। और ऊपर भी मैंने आपको बोला था आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक, दिस डील्स विद यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। पंचायत के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, 243 टू 244, 243 ओ, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज के साथ 243P से लेकर 243 तक। हाँ, स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 243K। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर आर्टिकल 300A, याद रख लीजिएगा, राइट टू प्रॉपर्टी कम्स अंडर आर्टिकल 300A। और क्या है, शाबाश। प्रोविजनस ऑफ एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में, ठीक है। 368 गिव्स पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 370 क्या था, टेम्पोररी प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ कश्मीर। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स। अगर टाइम बचा 1 सेकेंड, पहले मैं टाइम देखूंगा। चलो करेंगे आज ही इसको भी कंप्लीट करते हैं। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल जो है बेहतर रहेगा, अगर आज ही कंप्लीट होगा, जल्दी से सिलेबस कंप्लीट होगा, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल में क्या लिखा गया है, जितने भी हमारे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज है ना, उनका नाम किस में लिखा गया है, शेड्यूल फर्स्ट में लिखा गया है, ठीक है। नेम्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एक्सटेंट, ये किस में लिखा गया है। देखिए, एक है नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, यानी कि किस स्टेट का कितना एरिया है, ठीक है, और उनका ज्यूरिसडिक्शन कहां तक है, ठीक है। तो ये किस में लिखा गया है, फर्स्ट शेड्यूल में। इस तरीके से यूनियन टेरिटरी का भी एक्सटेंट और नेम लिखा गया है किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा गया है, याद रख लीजिएगा, ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो बड़े बड़े पोजिशन है, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर स्टेट के हो गए, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गया लोकसभा का, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का, ठीक है। तो और क्या है, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट्स का, चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का जज हाई कोर्ट का, ये सभी के सभी किस में आते हैं, ये सेकंड शेड्यूल में आते हैं। किस में आते हैं, ये सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आते हैं मेरे दोस्तों, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है फिर, देख लीजिए, थर्ड शेड्यूल में क्या आता है, ये जो ऑथ्स एंड अफर्मेशंस, ठीक है, जो शपथ वगैरह लिखी गई है ना, ठीक है, कैसे लेना है, किसके सामने लेंगे, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ ऑथ्स एंड अफर्मेशन जो है ना, ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव्स, मिनिस्टर्स एंड जजेस, ठीक है, मिनिस्टर्स, जजेस और लेजिस्लेटिव मेंबर्स का जो ऑथ एंड अफर्मेशन है ना, ये थर्ड शेड्यूल में लिखा गया है। फोर्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्यसभा की सीट्स जो हैं वो हम कैसे एलोकेट करेंगे, यानी कि किस स्टेट से कितने, ठीक है, किस स्टेट से कितने सीट्स लाएंगे हम, ठीक है, किस स्टेट को कितने सीट्स देने हैं, राज्यसभा सीट्स, ठीक है, और किस यूनियन टेरिटरी से कितने राज्यसभा मेंबर्स आएंगे, ये किस में लिखा गया है, फोर्थ शेड्यूल में लिखा गया है। फिफ्थ शेड्यूल में क्या लिखा गया है, प्रोविजंस रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इसका मतलब क्या है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है वो किस में आता है, फिफ्थ शेड्यूल में आता है। सिक्स्थ शेड्यूल में क्या आता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट स्टेटस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेटस, जिसमें आता है हमारा आसाम आता है, अरुणाचल आता है, ठीक है, मिजोरम आता है, मेघालय आता है, तो वही आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा वो किसमें लिखा गया है, सिक्स्थ शेड्यूल में। सेवंथ शेड्यूल में क्या लिखा गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है वो किसमें लिखा गया है, सेवंथ शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, यानी कि वो सेवंथ शेड्यूल में ही आते हैं, ठीक है। एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वो लैंग्वेजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किए हैं वो किस में लिखे गए हैं, एट्थ शेड्यूल में। ओरिजिनली इसमें पहले 14 लैंग्वेज थे, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया था, 14 लैंग्वेज को, लेकिन आज उसमें 22 लैंग्वेज हैं। प्रेजेंटली देयर आर 22 कॉन्स्टिट्यूशनल
मतलब वो लैंग्वेज हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज किया है। 9th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, उनको कैसे वैलिड करना है, ठीक है, कब एक्सपायर हो जाएंगे, तो ये किस में लिखा गया है, 9th शेड्यूल में लिखा गया है। ये जो 9th शेड्यूल है ना, ये जो है ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जब हुआ था ना 1951 में, जो पहले मैंने आपको बोला, तो उसी के थ्रू ये ऐड हुआ था। 10th शेड्यूल की अगर हम बात करेंगे मेरे दोस्तों, 10th शेड्यूल में क्या लिखा गया है, प्रोविजंस रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन, एक पार्लियामेंट्री मेंबर या स्टेट लेजिस्लेचर का जो मेंबर है उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा असेंबली से, तो वो किस में लिखा गया है, वो 10th शेड्यूल में लिखा गया है। और 10th शेड्यूल जो है ना मेरे दोस्तों, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट जब 1985 में हुआ, याद रख लीजिएगा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट जब 1985 में होता है, उसी टाइम जो 10th शेड्यूल है वो ऐड होता है। और ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहा जाता है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट इज known as एंटी डिफेक्शन लॉ। 11th शेड्यूल जो है मेरे दोस्तों, इट स्पेसिफाइज पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है, पंचायत को क्या अथॉरिटी है, क्या पावर है, उसको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किस में लिखा गया है, 11th शेड्यूल में लिखा गया है, ठीक है। इसमें 29 मतलब ऐसे कंडीशंस है। दिस शेड्यूल वाज एडेड 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992, पहले ही मैंने आपको बोला। 12th शेड्यूल क्या बोलता है, स्पेसिफाइज पावर, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। इसका मतलब है 11th डील्स विद पंचायत, 12th डील्स विद म्यूनिसिपैलिटीज। इसमें 18 मैटर्स हैं। कितने मैटर्स हैं 12th शेड्यूल में, 18 मैटर्स हैं। तो दिस शेड्यूल वाज एडेड 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत इन 1992, याद होगा आपको, ठीक है। तो आई थिंक ये काफ़ी है यहाँ तक आज की इस वीडियो में मैं इतना ही आपको करवाऊंगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।